मैं बहुत सी लड़कियों को मिला हूँ जो 20-22 साल की होती हैं, लेकिन उनका अफेयर होता है 55-60 साल की उम्र के आदमी के साथ। ये जो लड़कियां हैं ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढ रही हैं। एवरीबडी वांट्स अ शुगर डैडी। तो कैसा रहा रवीना टंडन के साथ काम करना? रवीना टंडन एक ग्लैमर वर्ल्ड से आती है, तो उनको जरा जो मेरा टाइप का सिनेमा है उसमें उनका जरा मुझे कंफर्ट जोन नहीं दिखा। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसा सीन था कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर रही, जो उनका इंट्रोडक्शन सीन है। अभी ऐसा मैंने सेटअप किया कि बहुत ही रियलिस्टिक सीन था वो, लेकिन जब रवीना जी रेडी होके आई तो उनके मुंह पे भारी मेकअप था एकदम, और इतना बड़ा ब्लू कलर का झुमका ऐसा जैसा पहना हुआ था। मैंने बोला नहीं, ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा इस सीन में, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो रही है, इतनी डेलिकेट सर्जरी हो रही है। तो मैंने सारा उनका मेकअप उतरवाया, मैंने उनकी लिपस्टिक उतरवाई, उनका झुमका उतरवाया, उनको पूरा नो मेकअप लुक में ले आया मैं, जैसा कभी देखा नहीं गया उनको ऐसे लुक। तो इससे वो बहुत खफा थी, उनको अपना ये नो मेकअप लुक पसंद नहीं था। मिलिंद सोमन के साथ काम करना? मिलिंद सोमन को मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मिलिंद आप एक्टिंग मत करना, जो एक्टर होता है ना उससे काम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको अपने आप समझ होती है कि ये फिल्म है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और वो अपने आप कर लेते हैं। मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो। बाकी आप बोल दीजिए सर, क्या लिखा था आपने उसके बाद? पुराना डायलॉग है। डायलॉग कुछ ऐसा था कि मुझे जो सही लगता है मैं बस करता हूँ, वो चाहे समाज के खिलाफ हो, भगवान के खिलाफ हो, पुलिस कानून या पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। तो बच्चन साहब से सरकार में जो डायलॉग्स बुलवाए गए, वो जिन्होंने लिखे और जिन्होंने कई शानदार फिल्में बनाई, हमारे साथ हैं मनीष गुप्ता जी। फ्राइडे नाइट का इंतजार हम सब करते हैं, आजकल वीकेंड का बड़ा ट्रेंड है, तो आपने पूरी की पूरी फिल्म बना दी वन फ्राइडे नाइट। वो आइडिया कहां से आया? बाकी तो सरकार, रहस्य, 420 आईपीसी, सेक्शन 375 तमाम फिल्मों पे बात करेंगे, बट पहले क्योंकि लेटेस्ट वही है, तो ये आइडिया कहां से आया? तो वन फ्राइडे नाइट का आइडिया, एक राइटर है रमेश रविंद्रनाथ, उसने एक स्टोरी लिखी थी, बेसिक स्टोरी, तो वहाँ से आइडिया आया। तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे होते हैं वो दिखाया गया था कि एक 55 की उम्र का आदमी है और एक 22 साल की लड़की है, जो उसके फादर की उम्र की जितना आदमी है उसके साथ उसका अफेयर है, और उनकी रिलेशनशिप जो उनकी रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लोर किया गया था कि ये एक 22 साल की लड़की आखिर अपने से दुगने उम्र के आदमी के साथ अफेयर करती क्यों है, और फिर उसका प्रभाव जो आदमी है, शादीशुदा आदमी है, उसकी वाइफ पे क्या पड़ता है, उसकी बीवी पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका। और ये जो लड़की जो अफेयर कर रही है, शादीशुदा 55 साल के आदमी के साथ जो अफेयर कर रही है, वो खुद को जस्टिफाई कैसे करती है कि जो कर रही है कि वो सही कर रही है, वो खुद को जस्टिफिकेशन देती है। तो ये सारे एलिमेंट्स थे इस स्टोरी में। शुगर डैडी जो एक, हाँ, शुगर डैडी आजकल इस्तेमाल, एवरीबडी वांट्स अ शुगर डैडी। तो ये है। तो मुझे लगा कि ये बायोलॉजिकली थोड़ा सा गोज अगेंस्ट द नेचर ऑफ अ फीमेल, कि फीमेल होती तो है ऐसे बूढ़े, अपने से बड़े उम्र के आदमी से अट्रैक्ट तो ज़रूर होती है, लेकिन इतने बूढ़े से नहीं। जबकि क्योंकि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि आपको एक गुड लुकिंग लड़का है उसी से अट्रैक्शन होगी ज़्यादा करके। तो ये थोड़ा सा, ये काफ़ी मैंने देखा समाज में, तो मैं चाहता था कि ये मैं स्क्रीन पर दिखाऊं, लेकिन स्क्रिप्ट में मैंने ऐसा नहीं दिखाया। स्क्रिप्ट में मैंने ये दिखाया है कि जो लड़की है, जवान लड़की है, जो विदिता लिया ने जिसका रोल निभाया, कि वो वाकई में इससे प्यार करती है, अपने बड़े उम्र के आदमी से प्यार करती है, उसको प्यार हो गया उससे, और उससे उसकी शादी तोड़ने पे तुली हुई है। यानी वो कह रही है कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, और मेरे से शादी कर लो। तो मैंने ये एस्पेक्ट दिखाया, क्योंकि मैंने जो ऐसी लड़कियां होती हैं जिनसे मैं मिला हूँ, वो उनको एक नाम दिया गया है होम ब्रेकर। वो क्या करती हैं, एक शादीशुदा आदमी से अफेयर करती हैं, उसका डिवोर्स करवाती हैं वाइफ से, और खुद उसके साथ शादी कर लेती हैं। और मैंने ये भी दिखाया फिल्म में कि अक्सर औरत ही औरत की दुश्मन होती है, जबकि दो औरतों में एक ये होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए एक दूसरे के साथ, लेकिन असल में क्या होता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो ये सारी जो रिलेशनशिप्स हैं, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मैं दिखाना चाहता था।
तो उस तरह से फिर मैंने स्क्रीन प्ले लिखा और मैंने ये दिखाया फिल्म। तो कैसा रहा रवीना टंडन के साथ काम करना, मिलिंद सोमन के साथ काम करना? तो रवीना टंडन के साथ काम करना अच्छा रहा, काफ़ी उम्दा एक्ट्रेस है, उन्होंने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। लेकिन मुझे शुरू में प्रॉब्लम ये हुई थी कि रवीना टंडन एक ग्लैमर वर्ल्ड से आती है। वो जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं जैसे डेविड धवन की फिल्में हैं, गोविंदा की फिल्में हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा कलर, लाउड एक्टिंग, ग्लैमर, नाच गाना, गाड़ियाँ उड़ना, वो सब दिखाया जाता है। तो उनको जरा जो मेरा टाइप का सिनेमा है, जो बहुत ही रियलिस्टिक सिनेमा है, जो लो बजट का सिनेमा है, जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है, उसमें उनका जरा मुझे कंफर्ट जोन नहीं दिखा। जबकि वो कर तो कोशिश तो बहुत कर रही थी, लेकिन उनका ये कंफर्ट जोन नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसा सीन था कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर रही, जो उनका इंट्रोडक्शन सीन है, उसमें वो उनका कैरेक्टर है गायनाक का, एक बहुत ही दिग्गज गायनाक है जो सर्जन है, जो तो वो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर रही है, जहाँ पेशेंट है फर्स्ट टाइम मदर है, तो उनको पेशेंट जो लड़की है उसका वेजाइना काट के बच्चे को खींच के बाहर निकालना है। तो ये मैंने असल ऑपरेशन थिएटर में शूट किया। असल जो मैटरनिटी होम है उसके ऑपरेशन थिएटर में मैंने शूट किया, जहां असल में डिलीवरीज होती हैं, क्योंकि मुझे वो रियलिज्म चाहिए था, मुझे सेट नहीं बनाना था, ये सेट नकली दिखता है। अब उस सीन में जूनियर आर्टिस्ट की जगह मैंने असली मिडवाइफ ली। मिडवाइफ यानी जो नर्स होती है जो डिलीवरीज करती है, जो काफ़ी उनकी उम्र ज़्यादा थी, उन्होंने 20-25 साल का उनको एक्सपीरियंस है डिलीवरीज का, तो उनको खड़ा किया ताकि प्रोसीजर पूरा सही लगे। फिर 2-3 गायनैक्स के साथ मैंने कंसल्ट करके पूरा प्रोसीजर समझा और वो दिखाया। फिर जो टूल्स हैं वो भी मैंने एकदम रियल टूल्स दिखाए। अभी ऐसा मैंने सेटअप किया कि बहुत ही रियलिस्टिक सीन था वो। लेकिन जब रवीना जी रेडी होके आई तो उनके मुंह पे भारी मेकअप था, एकदम लाउड मेकअप, और मुंह पे एकदम लाल लिप्स पे लाल रेड लिपस्टिक, लाउड लिपस्टिक, और इतना बड़ा ब्लू कलर का झुमका ऐसा जैसा पहना हुआ था। तो मुझे ये बहुत ऑड लगा। मैंने बोला नहीं, ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा इस सीन में, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो रही है, इतनी डेलिकेट सर्जरी हो रही है, डॉक्टर इतना बन ठन के नहीं आएगी। तो मैंने सारा उनका मेकअप उतरवाया, मैंने उनकी लिपस्टिक उतरवाई, उनका झुमका उतरवाया, उनको पूरा नो मेकअप लुक में ले आया मैं, जैसा कभी देखा नहीं गया उनको ऐसे लुक में। तो आप देखेंगे इंट्रोडक्शन सीन में उनका बिल्कुल नो मेकअप लुक है। तो इससे वो बहुत खफा थी, उनको अपना ये नो मेकअप लुक पसंद नहीं था, क्योंकि उनको आदत है ग्लैमरस रोल्स करने की, जहाँ वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं, खूबसूरत तो वो है ही, लेकिन इस सीन की रिक्वायरमेंट थी कि कोई मेकअप ना हो। लेकिन वो उस लुक से खुश नहीं थी, जरा उनको थोड़ा नहीं था कंफर्ट, तो क्योंकि उनको आदत नहीं है ऐसा, तो ये थोड़ी फ्रिक्शन थी। लेकिन हाँ, बाद में ठीक होगी, बाद में वो सॉर्ट आउट हो गई, वो आयन आउट हो गई, वो समझ गई कि क्योंकि कुछ टाइम लगता है एडजस्ट होने को, लेकिन वो समझ गई और फिर वो सब स्मूथ था तभी। और मिलिंद सोमन के साथ? मिलिंद सोमन को मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मिलिंद आप एक्टिंग मत करना, ठीक है, यू बी योर सेल्फ। क्योंकि मैंने उनके वीडियोस देखे थे कुछ, जहाँ वो कह रहे थे वो उनकी वाइफ भी असल में उनसे 25 साल छोटी हैं उम्र में। तो ये तो उनका कैरेक्टर जैसा जो फिल्म में जैसा कैरेक्टर दिखाया है वो तो रियल लाइफ में वैसे ही है। तो मैंने बोला आप क्या करो, आप बिल्कुल एक्टिंग मत करना, ठीक है, यू बी योर सेल्फ, यू आर अ बैंड्रा पर्सन, यू बिहेव लाइक अ एल्डरली बैंड्रा पर्सन जिसकी जवान लड़की के साथ अफेयर है ना, यू जस्ट चिल एंड बी योर सेल्फ। तो मैं एक्टिंग बिल्कुल मत करना, यू बी योर सेल्फ, ये मेरा ब्रीफ था उनको। एंड मैं बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि ये मिलिंद सोमन की लाइफ का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अभी फ्राइडे नाइट भी OTT पे आई, एंड यू नो लॉट ऑफ कंटेंट OTT पे भी आ रहा है। पहले कुछ फिल्में थिएटर में आती हैं, फिर OTT में आती हैं। इसको आपने OTT के लिए ही बनाया था? नहीं, मैंने ये थिएट्रिकल के लिए बनाया था। मैं जो भी फिल्म बनाता हूँ मैं थिएट्रिकल के लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक मूवी जो है, फिल्म जो 2 घंटे की फिल्म है, वो थिएटर में ही लगनी चाहिए। वो एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। जो वेब सीरीज है वो OTT पे बेटर सूटेड है, क्योंकि इंसान देखता है, 1-2 एपिसोड देखता है, फिर सोचता है चल कल रात को कंटिन्यू करूंगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ डेज और पीरियड ऑफ वीक्स वो पूरा कंप्लीट करता है, या एक वीकेंड में बिंज वॉच करता है वगैरह।
लेकिन जो मूवी का एक्सपीरियंस है, वो 2 आवर का जो कैप्टिव ऑडियंस है, वो थिएटर में ही मजा आता है। और एक थिएटर में जो फिल्म देखने का मजा है वो घर पे तो नहीं आ सकता। तो और जिस तरह से फिल्म शूट की, अगर आप देखोगे, मैंने जो पहाड़ दिखाए हैं, मैंने मॉनसून का वातावरण दिखाया है, दिखाया है कि एक बड़ा सा लेक है जो समुद्र जैसा लेक है, उसके बीच में एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक आइसोलेटेड बंगला है। अच्छा, एज अ डायरेक्टर आप स्टार्स के साथ भी काम करते हैं और एक्टर्स के साथ भी काम करते हैं, फर्क है दोनों में? मतलब बहुत ज़्यादा कई एक्टर्स होते हैं। एज अ डायरेक्टर किस तरह से काम निकलवाते हैं? जब स्टार से निकलवाना होता है, इधर एक्टर से निकलवाना होता है। हाँ, जो एक्टर होता है ना, उससे काम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको अपने आप समझ होती है कि ये फिल्म है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और वो अपने आप कर लेते हैं। उनसे क्या है, उनसे ना आर्ग्यूमेंट ये होती है कि वो कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर में घुस जाते हैं और वो कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जो अच्छे एक्टर होते हैं ना, वो सोचते बहुत ज़्यादा है कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, मेरा कैरेक्टर वैसा है, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा क्यों बोलेगा, वो ऐसा क्यों बोले, वो ऐसे कपड़े क्यों पहनेगा। वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं और ज़्यादा सोचते हैं, बिकॉज दे आर ग्रेट एक्टर्स। वो कभी कभी इसमें बह जाते हैं, खो जाते हैं। वो नहीं समझते कि ऑडियंस को ये सब से कोई लेना देना नहीं है। ऑडियंस आपकी स्टोरी पे रिएक्ट कर रही है, वो आपके रिएक्शंस पे रिएक्ट कर रही है। तो ये होता है जो अच्छे एक्टर्स हैं। जो स्टार हैं, जो स्टार एक्टर्स हैं, उनका ये होता है कि उनको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं होता। उनको अपना ग्लैमर, अपने लुक्स, मेरा कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, मैं हीरो लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, उनकी कॉन्सेंट्रेशन उस पर होती है। और उनका एक ग्लैमर एलिमेंट होता है, एक पेज 3, एक सेलिब्रिटी स्टेटस होता है। तो उनको अपने इमेज की फिक्र होती है कि भाई, मतलब लोग क्या सोचेंगे मुझे ऐसा देखकर। तो दे आर मोर इमेज कॉन्शियस। उनको अपने एक्टिंग से इतना, एक्टिंग, स्क्रिप्ट, डायलॉग से इतना वो लेना देना नहीं होता। ज़्यादा अपने कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर, लुक, उस पर ज़्यादा ये उनकी कंसंट्रेशन होती है। तो जब स्टार कोई हाथ लग जाता है, काम करवाना है, तो क्या टैक्टिक्स क्या अपनाई जाती? टैक्टिक्स यही है, पर्सुएजन टैक्टिक्स हैं कि तुम्हें अपनी विजन पे अटल रहना पड़ता है कि भाई आप कुछ भी कर लो, मुझे तो यही चाहिए। तो क्या होता है, अभी यहाँ हमारी इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली स्टार डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, एक रहस्य बताता हूँ आपको अंदर का। यहाँ जो डायरेक्टर स्टार को कास्ट नहीं करता है, जो स्टार है वो डिसाइड करता है मुझे ये डायरेक्टर चाहिए। तो फिल्म डायरेक्टर की विजन कैसी हुई? वो तो डायरेक्टर की विजन ही नहीं है फिल्म। डायरेक्टर इज जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर। वो बेचारा तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसा स्टार बोल रहा है वैसा कर रहा है। तो ये फिल्में सारी स्टार की विजन होती है। ये अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट सबको ही पता है। हाँ, तो वो जैसा स्टार बोलता है वैसा डायलॉग्स भी स्टार डिक्टेट करता है कि इससे लिखवाओ मुझे, मैं तो ऐसा ही बोलूंगा। पूरी फिल्म वो स्टार के हिसाब से बनती है। डायरेक्टर इज अ सर्विस प्रोवाइडर इन सच फिल्म्स। और आजकल तो मैं कह रहा हूं, ज़माना, जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल ऐसा हो गया है कि जो सुपरस्टार हैं वो डिक्टेट करें डायरेक्टर को। वो चूज़ करते हैं कोई ये डायरेक्टर होना चाहिए, ये नहीं, ये डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्टर होना चाहिए। तो समझ में भी आया, चलो सुपरस्टार है। ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं जिनका नाम भी पब्लिक को पता नहीं होगा, वो भी डिक्टेट करते हैं। वो डिक्टेट करते हैं। मैं कहूंगा पब्लिक को नाम नहीं पता है उन एक्टर्स का, अगर उनको रोड पे खड़ा कर दो कोई पहचानेगा नहीं। लेकिन क्या इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत नाम हो गया उनका। तो ऐसे एक्टर्स भी डिक्टेट करते हैं कि नहीं, प्रोड्यूसर को डिक्टेट करते हैं कि नहीं, यही डायरेक्टर होगा, ये राइटर होगा। मुंह मांगी फीस भी मांगते हैं और हर चीज डिक्टेट करते हैं। और प्रोड्यूसर जो है वो तो बेचारा एक नौकर बन के रह जाता है, जो पैसे देकर नौकरी करता है। पैसे पे वो देता है लेकिन नौकरी भी वो करता है। तो प्रोड्यूसर का ये हाल हो गया है। अच्छा, जब आपने सरकार के डायलॉग्स लिखे जो ह्यूजली पॉपुलर हुए, मतलब आई थिंक सरकार की अगर कुछ हम 5 चीजें जॉट डाउन करें, बच्चन साहब, अभिषेक, तो एक चीज होगी डायलॉग्स। तो वो कैसा था जब आपको पता चला कि आपको अमिताभ बच्चन के लिए डायलॉग लिखने? बिकॉज उनके डायलॉग्स कहीं ना कहीं, वो दौर ही था जब डायलॉग्स
हमको शायद डायलॉग याद होंगे तो उसी दौर के होंगे। हाँ हाँ आजकल के डायलॉग्स तो कहाँ, एक हाँ, फिल्म में एक डायलॉग होता है ट्रेलर में, हाँ। वो वही बस वो 2-4-5 दिन जब फिल्म का बज होता है तब तक वो सुनाई देता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। आजकल क्या हो गया है, आजकल डायलॉग राइटिंग नहीं, राइमिंग वर्ड्स यूज कर देते हैं, कुछ राइम कर देते हैं, पता नहीं 1-2 वर्ड राइम कर देते हैं और उसको डायलॉग की तरह पास कर देते हैं, या कुछ अनाज शनाज कुछ गाली गलौज या ऐसा कुछ डबल मीनिंग का कुछ डाल देते हैं उसको डायलॉग की तरह, और वाहियात से उल्टे सीधे डायलॉग कुछ भी आ जाते हैं और सब होते हैं क्या डायलॉग है ये। बट ये डायलॉग्स नहीं है। डायलॉग वो होता है जिसमें एक इंसाइट होती है, इंसाइट यानी जिसमें एक भार होता है। जब बात में भार है और वो आप डायलॉग में डालते हो तब वो एक फेमस डायलॉग बनता है, नहीं तो बाकी तो छिछोरेपन के डायलॉग्स हैं बहुत सारे जो आजकल आ रहे हैं। तो सरकार में ये जो फिल्म थी ये अमिताभ बच्चन के लिए डिज़ाइन की गई थी। फ्रॉम डे 1 मुझे बताया गया था कि अमिताभ बच्चन हैं इस फिल्म में और हमें बाला साहेब ठाकरे के लाइफ पे फिल्म बनानी है, और उसमें अमिताभ बच्चन वॉज देयर फ्रॉम डे 1। तो जो डायलॉग लिखे गए थे, जो मैंने लिखे, वो अमित जी के लिए डिज़ाइन किए गए थे, और कोई भी इंसान वो डायलॉग नहीं बोल सकता, और अगर बोले भी तो वो इम्पैक्ट कभी नहीं आता। अभी जब मैंने भी ये डायलॉग बोला था इंटरव्यू के शुरू में, मैंने भी ये डायलॉग बोला था, बट उस डायलॉग का प्रभाव वो कभी नहीं होगा जो अमित जी के जबान से आता है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी आवाज़ के साथ जो आता है। तो सर अभी जो सिनेमा का एक दौर चल रहा है, फिल्में ठीक है चलनी शुरू हुई हैं, बट लेकिन जिस तरह का कंटेंट बन रहा है अभी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा लेवल इतना डाउन कर दिया गया है कि मतलब अगर हमें थोड़ी सी भी कोई ठीक ठाक चीज़ लगती है तो ऐसा लगता है कि ये अच्छी है, क्योंकि लगातार खराब चीज़ें आती हैं, कई अच्छी चीज़ें आती हैं उनके बारे में पता भी नहीं चलता। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जो क्वालिटी इतनी घटिया हो गई है, इतनी घटिया हो गई है कि कुछ चीज़ जो थोड़ी भी अच्छी होती है तो लोग उसको एकदम मास्टरपीस बोलने लगते हैं। जब मैं देखता हूँ मैं तो बोलता हूँ इसमें तो इतनी गलतियां हैं। फिर मुझे समझ में आता है कि दरअसल ऑडियंस को आदत है पूरी इलॉजिकल फिल्म देखने की जहां कोई सर पैर ही नहीं है, तो उनको थोड़ी सी सेंसिबल फिल्म दिख गई तो वो बोलते हैं बहुत अच्छी है। तो ये है, तो इंडियन सिनेमा का जो क्वालिटी है वो बहुत ही घट चुकी है। मैंने पिछले आई थिंक 10-15 साल में मैंने पिछले 15 साल से मैंने हिंदी फिल्म देखना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। मैं देखता ही नहीं हूँ। पहले ज़माने में मैं देखता था अनुराग कश्यप की फिल्में, दिवाकर बैनर्जी की फिल्में, विशाल भारद्वाज की फिल्में, प्रकाश झा की फिल्में देखता था मैं, और भी 1-2 डायरेक्टर हैं, गोविंद निहलानी की फिल्म देखता था बहुत पहले ज़माने में। अभी ये सारे डायरेक्टर खुद भटक गए हैं। आज के ज़माने में शोले जैसी फिल्म मुझे दिख नहीं रही है। मुझे शोले जैसी फिल्म नहीं दिख रही है, मुझे सरकार जैसी फिल्म नहीं दिख रही है, मुझे 3 इडियट्स जैसी फिल्म नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसी फिल्म बनेगी कैसे? ऐसी फिल्म सिर्फ एक डायरेक्टर बना सकता है। लेकिन जब डायरेक्टर के ऊपर स्टूडियो हेड बैठा हुआ है जो उसको हर चीज़ डिक्टेट कर रहा है, और स्टूडियो के 5 क्रिएटिव टीम वाले बैठे हुए हैं जो डायरेक्टर को डिक्टेट कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, राइटर को भी डिक्टेट कर रहे हैं, कास्टिंग भी वही डिक्टेट कर रहे हैं, तो डायरेक्टर अच्छी फिल्म बनाएगा कैसे? तो इसलिए क्वालिटी का सत्यानाश हो गया एकदम से। मोस्टली हम फिल्म देखते भी हैं, अभी लगता है देखते रहते हैं, अभी उसमें हाँ व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं। मतलब पहले आपको फिल्में पलक झपकने का मौका नहीं देती Correct. कि आप चाहते थे कि ये निकल ना जाए। करेक्ट। अब आपको मतलब लगता है फर्क भी नहीं पड़ता, लगता है कि यार ठीक है। क्योंकि अभी मैं समझ रहा हूँ कि सिनेमा को एज अ आर्ट फॉर्म नहीं देखा जा रहा है, उसको एज अ कमर्शियल, एज अ बिजनेस देखा जा रहा है। लेकिन सबको समझना ज़रूरी है कि सिनेमा इज़ अ आर्ट फॉर्म। इट इज़ कमर्शियल ऑफ कोर्स, लेकिन एक आर्ट फॉर्म है। आप जब आर्टिस्ट को के हाथ ही बांध दोगे तो वो पेंटिंग करेगा कैसे? वो फिर तो वो पैकेज बनाने पे लगेगा, हाँ फलाने एक्टर को ले लिया, फलाने एक्टर को ले लिया, इस बुक की राइट्स ले ली, या इस आदमी की लाइफ स्टोरी राइट्स ले ली, बस उस पर फिल्म बना दी और बस टिका दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रोड्यूसर कैसे बात करते हैं और डायरेक्टर कैसे बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो उनकी लैंग्वेज ये है, अरे द स्टूडियो वांट्स टू मेक दिस काइंड ऑफ फिल्म, और द चैनल वांट्स दिस काइंड ऑफ फिल्म। तो मैं बोलता हूँ अरे व्हाट डू यू वांट टू मेक, आप क्या बनाना चाहते हैं? आप यही बात कर रहे हैं कि चैनल वांट्स दिस,
स्टूडियो वांट्स दैट, बट व्हाट डू यू वांट? तो आप चैनल की विजन से फिल्म बना रहे हैं या स्टूडियो के विजन से फिल्म बना रहे हैं? भले स्टूडियो में तो, लेकिन स्टूडियो में तो विजन ही नहीं है, वो तो बिजनेस के लोग हैं, मार्केटिंग के बंदे हैं। उनको तो ये पता है कि शाहरुख खान की फिल्म है तो उसको 3,000 स्क्रीन में डालना है, बस उनको ये पता है, वो फिल्म मेकर्स थोड़ी ना है। तो अगर आप उनके प्रेशर में आके उनको सर्विस, उनके लिए आप सर्विस प्रोवाइडर बन गए हो, तो आप अच्छी फिल्म बनाओगे कैसे? तो ये सिस्टम को लड़ने के लिए बहुत करेज की जरूरत है, बहुत बहादुरी की जरूरत है, जो बहुत ही कम डायरेक्टर्स में है और जिनमें थी, जैसे अनुराग कश्यप है, विशाल भारद्वाज है, इनमें जिनमें थी उनमें भी अभी कम हो रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ने उनका गला घोंट दिया है, उनके हाथ बांध दिए हैं। तो ये सब हो रहा है। सर अब आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? आगे इन डायरेक्शन, इन राइटिंग? नहीं, राइटिंग तो मैं करता ही नहीं हूँ। सरकार वाज माय लास्ट फिल्म एज अ राइटर, उसके बाद मैंने सिर्फ डायरेक्शन ही की है। तो अभी मेरी एक फिल्म है जिसमें एक्टर के साथ भी बात हो चुकी है। मैं एक्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इट्स टू प्रीमैच्योर, लेकिन मैं ये रिवील करूंगा, सस्पेंस फिल्म है। ओके, इट्स अ सस्पेंस फिल्म, मर्डर मिस्ट्री है और इससे एक फ्रेंचाइज खड़ी होने वाली है। तो इतना बता सकता हूँ। थिएट्रिकल रिलीज ही होगी? मैं चाहता हूँ कि थिएट्रिकल, मतलब आप थिएट्रिकल के लिए बना रहे हैं? मेरी तो ये विजन है कि ये थिएटर में आए। अब देखते हैं जो पैसे लगाने वाले हैं वो क्या करते हैं। अल्टीमेटली मेरी तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि थिएटर में आए। उसके अलावा एक वेब सीरीज है, वो भी इसी जॉनर में है, सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री। मेरी जितनी भी मैंने फिल्में डायरेक्ट की हैं वो ज़्यादा करके इसी जॉनर में रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इस जॉनर पे पकड़ काफ़ी है। राइट, मेरी मास्टरी है इस जॉनर पे। सो इंसान को वही करना चाहिए जिसमें वो माहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। विल वेट फॉर इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। इतनी बेबाकी से नॉर्मली लोग बात करते नहीं है जितनी बेबाकी से आपने की। मजा है आपसे बात करके सिनेमा पर, मतलब क्योंकि मोस्टली लोग अच्छी अच्छी बातें करना और सुनना पसंद करते हैं। हाँ, क्या है ना, इंडिया में आपको मैं बताता हूँ एक कल्चर है कि हम हर चीज़ को ना शुगर कोट करते हैं। राइट। जो सच्चाई है ना, सच्चाई को हम छुपाते हैं और उसको बहुत ही मीठे मीठे झूठ में दिखाते हैं। इसलिए हमारी फिल्में भी ऐसी हैं। जो हमारी कमर्शियल फिल्में हैं उसमें हीरो बिल्कुल ही अच्छा होता है और विलन बिल्कुल ही खराब होता है। असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असली जिंदगी में लोग ग्रे होते हैं। हर इंसान एक ग्रे कैरेक्टर होता है, उसमें कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, कुछ फ्लॉज होते हैं। तो ये हमारे इंडियन सिनेमा में कभी दिखाया नहीं जाता है। तो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी का कल्चर ही ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में हिपोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हिपोक्रेसी है बहुत हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में। हम जो चाहते हैं अंदर से कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ हैं, जो रियलिटी है उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते, बड़ी मीठी मीठी बातें करके उसको छुपाते हैं। और हमारी फिल्में भी ऐसी ही होती हैं। तो हमारी फिल्में रियलिज्म से बहुत हटके होती हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ और अच्छा सिनेमा आप बनाएंगे जिस तरह का आपने बनाया है। एंड विल वेट फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक्स अ लॉट।